स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पे। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सामान्य विज्ञान वाला सवाल। ये ऐसा सवाल ये सभी सवाल ऐसे हैं जो कि आपको बेहद ज़रूरी हैं और एग्ज़ाम में इससे हम लोग का क्या होता है ना, छूट जाता है क्वेश्चन। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि मिस कर जाता है दिमाग में। हम लोग बहुत गहराई में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन बेसिक हम लोग भूल जाते हैं। तो चलो आज पहले बेसिक हम लोग क्लियर करते हैं। 50 से 60 सवाल है इसमें और वो सभी सवाल एकदम बेसिक है, आता ही आता एग्ज़ाम में है, याद रहना ज़रूरी है। तो चलिए एकदम नतमस्तक होकर के पहले सवाल को स्वागत कीजिएगा कि कवक के अध्ययन को क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। चलिए दूसरा सवाल है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स ऑप्शन नंबर 4। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? तो यह है आपका हैदराबाद में। चौथा नंबर सवाल है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता किन्हें कहते हैं? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? इसे कहते हैं लिनियस को। इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी, अंग्रेजी में टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण को क्या बोलते हैं? आधुनिक वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी बोलते हैं और इसके पिता कौन है? लिनियस। चलिए सवाल नंबर 5, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कौन क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। सवाल नंबर 6 है, कहता है क्या कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 7 का आप लोग खुद जवाब दो। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और क्रोमेटोलॉजी। तो इसको कहलाता है फाइकोलॉजी। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? 8 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ऑस्टियोलॉजी होगा, ऑर्निथोलॉजी होगा, और ऑप्टिक्स होगा या सिस्मोलॉजी होगा? तो ये होता है ऑस्टियोलॉजी। 8 का क्या होगा? ऑस्टियोलॉजी। 9 नंबर सवाल है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एंटेमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी कहलाता है। कीटों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन सवाल नंबर 10 है कि किसने किया था? अरस्तु किया था, लैमार्क, ट्रेवेरेनस किया था, पुरकिंजे किया था, वर्मोल किया था। तो किया था कौन? ऑप्शन नंबर बी, लैमार्क और ट्रेविरेनस किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रथम। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है या सिस्मोलॉजी कहलाता है? ये दोनों देखो, सिस्मोग्राफ कहते हैं जब भूकंप की तीव्रता मापता है, और सिस्मोलॉजी कहते हैं भूकंपों का अध्ययन। तो भूकंप का अध्ययन होगा सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ और सिस्मोलॉजी में कंफ्यूज मत हो, लॉजी लग गया मतलब साइंस होगा, तो अध्ययन का मतलब लॉजी, विज्ञान। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है थियोफ्रेटस, लिनियस, वॉन बेयर और टी.एच. मॉर्गन। तो ये है आपका लिनियस। ठीक है, 12 का आंसर होगा लिनियस। 13 का होगा, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रेटस, माइकेली और एन ग्रीव। तो इसे कहा जाता है अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको? अरस्तु को। नेक्स्ट है 14 नंबर सवाल कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? कि ट्रेडमिल टेस्ट, तो ट्रेडमिल टेस्ट जो होता है वो दौड़ा करके टेस्ट किया जाता है। तो ये होता है हृदय का। किससे संबंधित है? हृदय से, हार्ट से संबंधित है। समझ गए? नेक्स्ट सवाल है, स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथोलॉजी कहते हैं, फ्रेनोलॉजी कहते हैं, और ऑनिरोलॉजी कहते हैं या क्रोमेटोलॉजी कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? 15 नंबर सवाल का जवाब दो, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑरिनोलॉजी, 15 का सी। 16 नंबर सवाल है आपका, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, मायोलॉजी, कार्डियोलॉजी और हिस्टोलॉजी।
इसको कहते हैं पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर कि मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव विकास के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है इक्थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर है डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एंटोमोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है सोरोलॉजी। तो चलो बताओ जल्दी से क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहलाता है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित था? देखो हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया, दो बम होता है, वो परमाणु होता है, वो हाइड्रोजन बम होता है। तो हाइड्रोजन बम जो था नाभिकीय संलयन पर, और जब परमाणु बम पूछे तो ये विखंडन पर। ठीक है। 30 नंबर सवाल है। 20 नंबर कहता है परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? लो आ गया, नाम लिया और हाजिर है। तो नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार का आविष्कार कौन किया था? रडार का आविष्कार किया था कौन? फ्रैंक व्हीटल, लैंडस्टीनर, एडवर्ड टेलर और मार्कोनी। तो रडार का आविष्कारक था अल्बर्ट टेलर। ठीक है। 22 नंबर न्यूट्रिनो का खोज कौन किया था? न्यूट्रिनो का खोज कौन किया था? तो पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा है पाउली, एंडरसन, ये एंडरसन होगा, ये नाम रंडरसन नहीं है, एंडरसन है, चैडविक। तो इसका आंसर होगा पाउली। न्यूट्रिनो का खोज कौन किया था? पाउली। आवर्त सारणी, आवर्त के नियम का खोज कौन किया था? तो ये किया था मेंडलीफ। इसको तो कोई भी याद रखेगा। कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी। ठीक है। आंसर 24 का बी। 25 का फोटोन किस प्रकार का कण है? फोटोन किस प्रकार का कण है? तो देखो फोटोन क्या प्रोटॉन है जी, फोटोन पढ़ रहे हैं हम। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन जो है एक धन आवेश युक्त है। कौन सा आवेश युक्त है? धन आवेश युक्त है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त होता है। प्रोटॉन धन आवेश युक्त होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर। 27 नंबर कहता है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ये सवाल गलत है। क्या कि ऑप्शन नहीं, ऑटो हॉर्न, माइकल फैराडे, विलियम साल्क और गैलीलियो, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। परमाणु बम का आविष्कार ओपेनहाइमर किया था। ओपेनहाइमर मूवी भी आया है ना, ओपेनहाइमर, वही किया था। 28 नंबर सवाल इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जल्दी बताओ। एंडरसन किया था, रदरफोर्ड किया था, क्या जे थॉमसन किया था, या जेम्स चैडविक किया था? जल्दी। जे थॉमसन किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन करता है? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन। ऑप्शन नंबर बी। 30 का न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर बी। 31 पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? तो जॉन ई साल्क ने किया था। किसने किया था? जॉन ई साल्क ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार कौन किया था? अल्फ्रेड नोबेल था डायनामाइट का आविष्कार, नोबेल पुरस्कार यही देता है, बना कर गया था। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन का खोज किया था एंडरसन। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एंडरसन। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता है आपका गामा किरण का। समझ गए? अल्फा किरण का सबसे कम, इसका सबसे कम और इसका सबसे ज्यादा। 35 नंबर सवाल है सोलर सिस्टम को किसने खोजा? कॉपरनिकस खोजा था। आंसर ए होगा कॉपरनिकस। 36 नंबर सवाल है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर क्या है मतलब किससे नाभिकीय विखंडन स्टार्ट होगा? तो न्यूट्रॉन से।
किससे? न्यूट्रॉने का बमबारी होता है, जिससे नाभिक के विखंडन चालू होता है। टूटता है तो न्यूट्रॉन निकलता है। चलो, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लैंक ने। किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने। 37। तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने दिया था। रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल। 39 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है। बिग बैंग थ्योरी जो है वो किस पर आधारित है? डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है। अक्रिय गैस का खोज करने का श्रेय किसे है? अक्रिय गैस का खोज करने का श्रेय किसे है? तो इसका आंसर होगा रैमजे। इसका है, अक्रिय गैस को कौन खोजा था? रैमजे। ठीक है। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? ये भी बहुत एनटीपीसी में पूछा हुआ ये सवाल है। वैसे तो ये 60 सवाल है जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ ही है, लेकिन ये पिछला बार एनटीपीसी में पूछा था नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन। यहाँ देखो, धोबन सोडा या बासिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इस चारों ऑप्शन को आराम से पढ़िए और पढ़ करके हमको बताइए कि कौन सा होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, या सोडियम कार्बोनेट होगा, या सोडियम क्लोराइड होगा। धोने वाला सोडा है। कौन सा सोडा है? धोने वाला, धोबन सोडा। ये होता है सोडियम कार्बोनेट। बाई और कार्बोनेट दोनों में गड़बड़ा जाओगे, तो सोडियम कार्बोनेट होता है धोबन सोडा। 43, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसको तो हर कोई जानता होगा जी, एस्कॉर्बिक एसिड। जो ये इसका आंसर जानता था थम्स अप करके देना कमेंट में। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? एसएससी पूछा है, रेलवे पूछा है, किस एग्जाम में ये नहीं आया है? लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। आंसर ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर सवाल है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ये तो लगता है जैसे कि नहीं, पंडित जी का प्रसाद है, कभी भी एग्जाम में दिख जाता है। आंवला। ये भी नहीं पता तो भाई पढ़ने का जरूरत है तुमको। है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वो होता है बी1। किस विटामिन की कमी से होता है? बी1। बी1 को क्या बोलते हैं? तो थायमीन बोलते हैं। का नाम है। बसा में घुलनशील विटामिन है। बसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो एक बात बताओ, विटामिन ए डी के है, देखो ये सभी होगा। विटामिन बी एंड सी ये दोनों जल में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है, और बाकी जितना विटामिन है वो सब वसा में घुलनशील है। तो बी सी को छोड़कर सब वसा में घुलनशील है। तो ध्यान देना है बस कि आपका ये आंसर होगा सभी। जल में घुलनशील विटामिन आइए गया, विटामिन बी भी जल में घुलता है, विटामिन सी भी जल में घुलता है, मतलब आंसर होगा दोनों। 49 नंबर सवाल है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। 50 नंबर, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तभी बोले थे थायमीन। क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। अश्रु गैस अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अब ये बताओ, ये भी बहुत बार पूछा है एग्जाम में। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है सोडियम सल्फेट, तीसरा है क्लोरो एसिटोफिनॉन, और तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। ये होता है क्लोरो एसिटोफिनॉन। ठीक है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ये तो पता है, सूर्य का प्रकाश से विटामिन सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश ही है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? बी7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। बायोटीन जो बाल झड़ने में खाता है ना सब लोग, बायोटीन वही है बी7। भारी जल का रासायनिक क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O होता है, D2O। तो भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है, मछलियों के यकृत मतलब लीवर में
यकृत के तेल में कौन सा विटामिन की बहुलता होती है? तो विटामिन डी की बहुलता होती है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की बहुलता होती है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो ये होता है भाई सबसे, इसको ठंडा गर्मी पसंद नहीं है। विटामिन सी को बिल्कुल गर्मी पसंद नहीं, जैसे गर्म करोगे ये खत्म हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेटस, मतलब सूखा रोग होता है। ठीक है। 59 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? बताओ। तो इसका देखो 4 ऑप्शन है मेरे पास, कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कौन सा होगा? इसका होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? इसका 4 ऑप्शन फिर से है तुम्हारे पास भाई, कैल्शियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और लेड ऑक्साइड है। तो ये होता है आंसर कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम। नेक्स्ट सवाल है, कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? कोबाल्ट विटामिन बी 12 में, कोवालोनिन, साइनोकोवालोनिन इसको बोलते ही हैं, विटामिन बी 12 में। चलिए, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन के। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के। नेक्स्ट है ओ। तो चलिए 60 सवाल आपका था, टोटल 62 सवाल था। तो आज के लिए आपका टाटा बाय बाय हो गया। फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है उसको हम लोग पूरा करने का पहले कोशिश कर रहे हैं, कि जो कॉमन क्वेश्चन है वो हम लोग का पूरा हो जाए, तो फिर इसको गहराई में उतर करके और पढ़ा जाएगा। यदि वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।